अगर आप अच्छे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर एक स्टार्ट करें। खास सर मैनुअल की रिकॉर्डिंग्स भी होती है मेरे पास। जो आप पढ़ा रहे हैं उनकी ले लो, जो पिछली दफा उनकी कौन सा पढ़ ली थी? आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में अगर आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। सर आपको क्या लगता है लॉकडाउन खुल लगेगा? है ना? चलिए ठीक है। जो इस टाइम इन्फेक्शियस रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। प्रीवियसली अगर 100 लोग पीपल थे, 100 बंदे थे, तो 100 में से 1.2 बंदे ऐसे थे जिनको इन्फेक्शन हो रहा था। इस टाइम इट्स अबाउट 3%, 3% से भी अबाउट। ठीक है, मतलब हर 100 में से 3 बंदे इन्फेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये 1.8% इंक्रीज कर दिया। वैसे भी सेकंड सर्दियों में वैसे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वैसे ही होते हैं, तो वैसे भी होते हैं, लेकिन सेकंड वेव जहाँ पर भी आई है ना वो ज़्यादा सीरियस डेडली है और ज़्यादा सीवियर है। बस हमारा ये सेमेस्टर गुजरेगा इसमें वाला आखिरी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग अभी तक जो बात की है, हम लोग मसल्स से रिलेटेड बात कर चुके हैं, अबाउट मसल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट द टेंडन। मसल्स कैसे, मसल्स की नॉर्मल एनाटॉमी क्या थी, फिजियोलॉजी क्या थी, टाइप ऑफ इंजरीज कौन सी हो रही थी मसल्स को। फिर हम लोग ने बात की थी अबाउट द टेंडन्स के टेंडन्स में कौन कौन सी इंजरीज हो रही हैं। ठीक है, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, प्लस हीलिंग। ठीक है, दोनों की हीलिंग प्रोसेस हम लोग ने पढ़े थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, जिससे हमें पता चलता था कि कहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। ठीक है, टेंडन्स में भी और मसल्स में भी। ठीक है, अब हमारे पास है लिगामेंट्स। ठीक है, तो लिगामेंट्स अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो लिगामेंट्स आप सबको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी मूवमेंट में, आपकी लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि एक तो बोन टू बोन उनकी अटैचमेंट है, बोन टू बोन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट के लिए जो मोर इम्पोर्टेंट या जो मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी है वो कहाँ से आ रही है, लिगामेंट से आ रही है। ठीक है,
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फीडबैक जाता है थ्रू द लिगामेंट्स, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट्स के अंदर मैकेनिकल रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। पसीनियन कार्पसल्स होते हैं जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, पसीनियन कार्पसल्स हैं, रफनाई रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये आपके मैकेनिकल स्टिमुलस को जज करते हैं, लिगामेंट्स, ठीक है। ये रिसेप्टर्स एक्चुअली लिगामेंट्स में वो सेंस करते हैं किस चीज़ को, जॉइंट की मोशन को, ठीक है, जॉइंट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं उसको, ठीक है। जॉइंट में कोई पेन है, कोई भी स्ट्रेच आया है लिगामेंट को, या जॉइंट में कोई पेन है, ठीक है, उसको ये सेंस करते हैं और सेंस करके किसको भेज देते हैं, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इस मैसेज को इंटीग्रेट करके अकॉर्डिंगली मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। जहाँ पर ये स्टिमुलस जाएगा कि जी लिगामेंट इज नियर टू रप्चर, ये लिगामेंट रप्चर होने लगा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस जॉइंट के अराउंडिंग जितने भी स्केलेटल मसल्स होंगे वहां की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि जॉइंट अनस्टेबल ना हो या इंस्टेबिलिटी की तरफ ना जाए या लेग्जिटी की तरफ ना जाए, बल्कि जॉइंट स्टेबल रहे, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो है लिगामेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लोकोमोशन के अंदर, आपके मूवमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम बात करें एनाटॉमी की लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स यूजुअली लिगामेंट की जो कंपोजिशन है वो है विद फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। जिस तरीके से मसल्स में हम लोगों ने बात की थी कि कौन से सेल्स पड़े होते हैं, सैटेलाइट सेल्स पड़े होते हैं, जो कि एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू द मायोब्लास्ट, ठीक है। और जहाँ पर मायोट्यूब्स बन रही होती हैं वहाँ पर मायोब्लास्ट बनते हैं और फिर वो मायोट्यूब्स में कन्वर्ट होकर जो गैप बना होता है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिगामेंट्स में जो लिगामेंट की जो कंपोजिशन है वो है विद फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट काम हैं, एक तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं कि मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया, सही है। अब ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इटसेल्फ आगे से प्रोटियोग्लाइकेंस इनमें मौजूद होते हैं। इसकी जो कंपोजिशन, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है, तो इट इज composed of proteoglycans and secondly it is made up of collagen fibers, ठीक है। मतलब लिगामेंट के अंदर भी कोलेजन फाइबर्स हैं और लिगामेंट के मैट्रिक्स के अंदर भी कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं कि लिगामेंट के अंदर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो होती है कोलेजन फाइबर्स की, ठीक है। 98 से 99% जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कोलेजन मटेरियल होता है। और जो 1 to 2% होता है वो उसका क्या होता है, इलास्टिक ये होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स में। 98 से 99% क्या है आपका कोलेजन फाइबर्स हैं, जबकि 1 to 2% कौन से हैं आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं। अब आप खुद देखो कि लिगामेंट इटसेल्फ, हमें पता है कि लिगामेंट जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बोन टू बोन मूवमेंट को लिमिट करता है। तो ऑब्वियसली ये इसकी अपनी कंपोजिशन ऐसी है कि उसमें ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है। उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है एज सच, ठीक है। उसमें सारी जो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका, कोलेजन फाइबर्स का। और आप सबको पता है कि कोलेजन फाइबर टाइप 1 जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है लिगामेंट्स में, और टाइप 1 ही जो है वो सबसे ज्यादा रिजिड है, हार्ड है, स्टिफनेस उसमें सबसे ज्यादा होती है, और वो सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द टिश्यू, ठीक है। तो लिगामेंट इटसेल्फ क्या करता है, जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसकी अपनी कंपोजिशन ऐसी है। यहाँ तक बात की समझ आ गई, ठीक है। नाउ लिगामेंट्स जो हैं, ठीक है, वो बॉडी में डिफर कर सकते हैं। उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि जो आपके स्पाइन के लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जैसे लिगामेंटम फ्लेवम है या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, ठीक है, या इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, इनमें कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे है कि इनमें इलास्टिक फाइबर्स की प्रोपोर्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। एक्चुअली ये इलास्टिक फाइबर, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर की प्रोपोर्शन क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये एक्चुअली
रिकॉइलिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फॉरवर्ड बेंड होऊंगा तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट में अगर इलास्टिक फाइबर्स की तादाद ज्यादा होगी तो वो उसकी रिकॉइलिंग में हेल्प करेगा। मतलब मुझे बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग से वापस इरेक्ट लाने में पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि मसल्स का काम मिनिमाइज हो सके। यस, ठीक है, समझ आ गया। और इसी तरीके से एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, अगर मैं बैकवर्ड बेंडिंग में जाता हूँ तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट क्या करेगा, उसको रिकॉइल करके वापस इरेक्ट करने की कोशिश करेगा आपकी स्पाइन को। सो द कंपोजिशन डिफर्स, ठीक है, और ये एक एग्जांपल थी उसकी कि किस तरीके से कंपोजिशन डिफर कर सकती है। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा जी, अब आप बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स की, ठीक है। तो हमने जैसे बात की कि लिगामेंट्स में फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट में आगे से आपके पास कोलेजन फाइबर्स हैं या मैट्रिक्स है, ठीक है। वो कहते हैं कि लिगामेंट्स जो हैं वो मिलकर बने होते हैं फेसिकल्स के साथ, ठीक है। मल्टीपल फेसिकल्स मिलकर एक लिगामेंट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो फेसिकल्स होते हैं, ठीक है, ये फेसिकल, ईच फेसिकल ये आगे से मिलकर बना होता है फेब्रिल्स से, ठीक है। एक लिगामेंट किससे मिलकर बना है, फेसिकल से। एक फेसिकल आगे से किससे मिलकर बना हुआ है, नंबर ऑफ फेब्रिल्स से। और फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट के वो भी, ठीक है, और फिब्रिल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फेसिकल बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और फिब्रिल्स हैं ये लाइन में मौजूद होते हैं, एक ही लाइन में, लाइक लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। किसके पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, लिगामेंट के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। लेट्स से लिगामेंट की ओरिएंटेशन ऐसे है, ठीक है, तो आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं या फिब्रिल्स हैं वो भी इसी पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे। अगर ये है लिगामेंट की ओरिएंटेशन तो उनकी भी फाइबर्स की ओरिएंटेशन भी ऐसे ही होगी, फिब्रिल्स की भी और फाइब्रोब्लास्ट की भी, ठीक है। जब पहला लेक्चर पढ़ा था तो आपने कहा था कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और क्रिस क्रॉस मैं बताता हूँ वो, नहीं मैं वो उसका भी बताता हूँ। वो हमारी आगे चल के मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो हमारी एक खास साइट होती है जहां पर वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जाते हैं, ठीक है। सो ये मैं सिर्फ अभी लिगामेंट के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी उसकी इंसर्शन की अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ एक लिगामेंट की बात कर रहा हूँ, मिड पोर्शन से कह लो तो मैं लिगामेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बात कही कि एक लिगामेंट में क्या है, नंबर ऑफ फेसिकल्स हैं, एक फेसिकल के अंदर सेवरल्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस में अरेंज्ड हैं और ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं विद द लिगामेंट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में लिगामेंट की अलाइनमेंट होगी, ओरिएंटेशन होगी, उसी में इनकी फिब्रिल्स की और कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट होगी या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। ये जो फिब्रिल्स हैं, ये जो फेसिकल्स हैं, इनको अल्लाह ताला ने किसी लूज कनेक्टिव टिश्यू से कवर किया होता है जिसको हम लोग एंडो लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। फेसिकल को किससे कवर किया हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो लिगामेंट बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है लिगामेंट एज अ होल, ठीक है, जो लिगामेंट की आउटर सरफेस है, इसको अल्लाह ताला ने कवर किया हुआ है विद द एपी लिगामेंट, ठीक है। और ये एपी लिगामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके से क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है ये अपने साथ ब्लड सर्कुलेशन लेकर आती है। लिगामेंट के इटसेल्फ अपनी कोई सर्कुलेशन नहीं है, लिगामेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट की ब्लड सर्कुलेशन से पे, ठीक है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ब्लड सर्कुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही लिगामेंट की वेस्कुलैरिटी ज्यादा होगी, उतनी ही इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक हो गया, समझ आ रही है बात की। तो एपी लिगामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि एपी लिगामेंट की जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है ये अपने साथ क्या लेकर आ रही है, ब्लड सप्लाई लेकर आ रही है, वेस्कुलर सप्लाई लेकर आ रही है, समझ आ गई बात की। अब वो कहते हैं कि ब्लड सप्लाई जो है, अगर हम वेस्कुलर सप्लाई की बात करें तो वेस्कुलर सप्लाई जो है वो इनकी जो अटैचमेंट्स होती हैं, चाहे वो ओरिजिन हो लिगामेंट का, चाहे वो इंसर्शन हो, मतलब लिगामेंट, जो लिगामेंट का पोर्शन बोन के पास होगा उसकी वेस्कुलर सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है। आपको पता है अटैचमेंट ओरिजिन भी बोन्स, ठीक है, और इंसर्शन भी बोन्स से है, ठीक है, सही है। तो वहां पर क्या होंगी, ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, बेटर होगी एज कंपेयर टू द मिड पोर्शन। मिडिल पोर्शन में लिगामेंट की सप्लाई क्या होगी, मिनिमल होगी, समझ आ गई बात की, ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई।
अब वो कहते हैं कि लिगामेंट को ब्लड सप्लाई 3 जगहों से जा सकती है। सबसे पहले तो हमने बात कर ली ना कि जी एपी लिगामेंट, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, ये अपने साथ ब्लड सप्लाई लेकर जा रही है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पेरियोस्टियम होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है बोन की, आप सबको पता है पेरियोस्टियल सर्कुलेशन भी होती है, ठीक है, पेरियोस्टियल आर्टरीज भी होती हैं। तो वो जो पेरियोस्टियम को सप्लाई कर रही है पेरियोस्टियल आर्टरी, वही आपके लिगामेंट को भी सप्लाई करेगी, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन मिल सकती है। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज क्या है कि जितनी ब्लड सर्कुलेशन आपके कनेक्टिव टिश्यूज की होती है, सॉफ्ट टिश्यूज की, कैप्सूल्स हो गए, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, ठीक है, कोई फैट है करीब, वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन आ रही है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू की सर्कुलेशन भी किसकी सर्कुलेशन में हेल्प करती है, आपके लिगामेंट्स की सर्कुलेशन में हेल्प करती है। तो लिगामेंट 3 जगहों से ब्लड ले सकता है, वेस्कुलर सप्लाई ले सकता है। समझ आ गई बात की, ठीक है, ये उसकी ब्लड सप्लाई। अब वो कहते हैं कि लिगामेंट जहां पर भी इंसर्ट होता है, उस इंसर्शन साइट को हम लोग बोलते हैं एंथिसिस, ENTHESIS, एंथिसिस बोला जाता है, ENTHESIS, ठीक है। जहां पर भी लिगामेंट जाके अटैच होगा, वो चाहे मैक्सिमम लिगामेंट जो होते हैं वो बोन के साथ अटैच करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन साइट। ये नहीं बोलना कि ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा ओरिजिन को हम कभी भी एंथिसिस नहीं बोलते, सिर्फ इंसर्शन वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एंथिसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अरेंजमेंट बाकी पूरे लिगामेंट से डिफरेंट होती है। उसमें जो फाइबर्स की अरेंजमेंट है, उसमें जो कोलेजन फिब्रिल्स की अरेंजमेंट है, उसमें जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द होल रिमेनिंग लिगामेंट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो जब एंथिसिस, लेट्स से ये बोन है, बोन की सरफेस है, पेरियोस्टियम है, ठीक है, यहाँ से एक लिगामेंट जा रहा है और इसने आके अटैच होना है यहाँ पर, तो लिगामेंट इस ओरिएंटेशन पर आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसके करीब पहुंचेगा तो ये फैन आउट कर जाएगा, ठीक है, पेरियोस्टियम के पास पहुंचेगा तो क्या करेगा, फैन आउट कर जाएगा। अब वो सर कहते हैं ये नजर जो नहीं आ रहा फैन लाइक दिस, ये जो फैनिंग है, मतलब लेट्स से ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, एक बोन है, ठीक है, ये मेरा जो हैंड है, ये एक लिगामेंट को शो कर रहा है। लिगामेंट जैसे ही बोन के पास जाएगा तो फैनिंग हो जाएगी, ठीक है, मैं आपको एक्सपेंड कर देगा, ठीक है। इस फैनिंग आउट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंथिसिस, ठीक है। दिस इंसर्शन साइट इज कॉल्ड एंथिसिस। ये जो फैनिंग है ये एंथिसिस कहलाती है। अब वो कहते हैं ये जो फैनिंग है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअली ये जो इंसर्शन साइट है बोन पर लिगामेंट की, ठीक है, क्योंकि बोन ने, आपको पता है जॉइंट्स, हम लोगों ने कपल्ड मूवमेंट्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, हमें पता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर किसी भी एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं पड़ती, हमारे जॉइंट्स के ऊपर फोर्स डायरेक्शन जो होती है फोर्सेस की, वो डिफरेंट एंगल्स से हो सकती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ, इसको फैनिंग आउट रखा हुआ है, इसका एंथिसिस रखा हुआ है। समझ आई बात कि इसको डायरेक्टली अटैच नहीं किया हुआ है, इसको फैन की शक्ल में क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है विद द एंथिसिस, ताकि किसी भी डायरेक्शन से फोर्स आए, किसी भी डायगोनल डायरेक्शन से फोर्स आए, तो ये जो इंसर्शन की साइट है वो क्या कर सके, इस फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके, इस फोर्स को इजीली ट्रांसमिट कर सके ऑन टू द बोन, ठीक है। समझ आ गई बात की? यहां तक बात को समझ आ गई? लिगामेंट ने फोर्स को पहले खुद लेना है, ठीक है, फिर उसने ट्रांसमिट करना ऑन टू द बोन, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई कि एंथिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने वेस्कुलर सप्लाई की बात कर ली है, ठीक है। और अच्छा, इंजरी जो है, जैसे मैंने पहले बात की कि मिड पोर्शन में वेस्कुलर सप्लाई कम होती है, ठीक है, तो मिडिल पोर्शन में वो कहता है कि सबसे ज्यादा इंजरी के चांसेस हैं, एक बात, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही इंजरी होती है लिगामेंट्स को, ठीक है, लिगामेंट्स की वेस्कुलर सप्लाई ऑलमोस्ट 40 वीक्स तक, ठीक है, बढ़ जाती है, हाइपरवेस्कुलैरिटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ये जो हाइपरवेस्कुलैरिटी है, ठीक है, इसमें लिगामेंट को चाहिए कि लिगामेंट अपने आप को अच्छा सा हील कर ले,
लेकिन वो कहता है लिगामेंट कभी भी अपने आप को अपने ही टिश्यू से रिप्लेस नहीं करता, बल्कि वहां पर एक स्कार टिश्यू बनता है, एक फाइब्रस टिश्यू बनता है, ठीक है, जहां पर भी लिगामेंट की क्या होती है, इंजरी होती है। वो कहते हैं जब लिगामेंट की इंजरी हो और वहां पर फाइब्रस टिश्यू बने या स्कार टिश्यू बने, ठीक है, तो वहां पर री इंजरी के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और वो कहता है कि जब भी स्कार टिश्यू बनता है वहां पर वेस्कुलैरिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आ गई बात, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज आफ्टर द इंजरी वेस्कुलैरिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज रहती है फॉर 40 वीक्स, ठीक है, सही है। लेकिन आफ्टर दैट टाइम जब स्कार टिश्यू बन जाता है, या अगर 40 वीक से पहले भी स्कार टिश्यू बन गया, तो वो जो स्कार टिश्यू होगा वहां पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साइडों पर ब्लड सप्लाई क्या होगी, ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि ये जो जहां पर इंजरी हुई है लिगामेंट को, वहां पर भी इंजरी के चांसेस ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो आफ्टर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल अलाइनमेंट है कोलेजन फिब्रिल्स की वो नहीं हो पाती, उतनी अच्छी न्यूट्रिशन नहीं आ पाती कि वो कोलेजन फाइबर्स अपने आप को क्या कर सकें, अरेंज कर सकें अकॉर्डिंग। सही है, दोबारा बता दें। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लिगामेंट है, लिगामेंट को लेग से इंजरी हो गई है, तो लिगामेंट की इंजरी के फौरन बाद क्या होगा कि वेस्कुलैरिटी इंक्रीज कर देती है फॉर 40 वीक्स। उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 40 वीक्स तक वेस्कुलैरिटी इंक्रीज रहती है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही स्कार टिश्यू बनता है उस इंजरी साइट के ऊपर, ठीक है, स्कार टिश्यू बनते ही वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं क्यों, इसलिए क्योंकि वहां पर स्कार टिश्यू बना है, वहां पर वो एंडो लिगामेंट नहीं है, वहां पर वो एपी लिगामेंट नहीं है, वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग नहीं है जो कि नॉर्मल लिगामेंट के ऊपर है जो ब्लड सप्लाई को लेकर आ रही है। एक्चुअली जो एपी लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, एपी लिगामेंट जो है जो ब्लड सप्लाई को लेकर आ रही होती है, वो ब्लड सप्लाई को एंडोलिगामेंट के थ्रू पास करती है इनटू द फिब्रिल्स, इनटू द कोलेजन फाइबर्स, इनटू द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, वहां तक उस सप्लाई को लेकर जाती है। लेकिन जहां पर स्कार टिश्यू बन गया वहां पर तो डिसप्रोपोर्शन हो गई ना, डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये किसकी, फाइबर अरेंजमेंट डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, ठीक है। वहां पर वैसे भी फाइब्रोब्लास्ट नहीं आएंगे वहां पर, सॉरी वहां पर कोलेजन फाइबर्स नहीं आएंगे, ठीक है, वहां पर फिब्रिल्स नहीं होंगे, वहां पर फेसिकल्स नहीं बने होंगे, वहां पर सिंपली क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट होंगे लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज होंगे, ठीक है। जो हमने पहले बात की थी ना कि इन लाइन है, पैरेलली अरेंज्ड हैं, वो नहीं अरेंजमेंट होगी। इसलिए वो कहता है कि ये जो स्कार टिश्यू जब बनता है तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इस रिड्यूस ब्लड सप्लाई की वजह से री इंजरी के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे ही लिगामेंट की इंजरी हुई है, लिगामेंट की इंजरी के बाद उसके उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो री इंजर्ड भी हो सकता है जहां पर उसकी इंजरी हुई है। समझ आ गई बात की, ठीक है। यस सर। यस सर। सो वेस्कुलर सप्लाई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मैकेनिकल रिसेप्टर्स की बात की हुई है कि कौन कौन से मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंस करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि पेसिनियन कार्पसल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स भी होते हैं, कुछ पोर्शन, और रफिनी कार्पसल्स होते हैं, ठीक है। रफिनी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली कैरी करते हैं मैकेनिकल सेंसेशन को, ठीक है, और वो ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ठीक है, और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग योर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जितना स्टिमुलस ज्यादा जाएगा उतनी ही मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, जितना स्टिमुलस कम जाएगा उतनी ही मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। यहां तक बात की समझ आ गई। अच्छा, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रही है, इसमें आप लोगों को नॉर्मल लिगामेंट के अरेंजमेंट का बताया है कि फाइब्रोब्लास्ट किस तरीके से अरेंज हैं, पैरेलली इन लाइन अरेंज्ड हैं एक दूसरे के,
ऊपर नीचे अरेंज हैं, लेकिन अगर ये आप स्कार टिश्यू में देखो तो इनकी क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी फेसिकल होगा, कोई भी फिब्रिल होगा, वहां तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, ठीक है। जो पहले आ रही थी यहाँ डेप्थ तक आ रही थी ब्लड सप्लाई, वो इस स्कार टिश्यू में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, डिसअरेंजमेंट है। समझ आ गई बात की? जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, नर्व सप्लाई की बात की थी हम लोगों ने, नर्व सप्लाई के मैकेनिकल रिसेप्टर्स को कैरी करती है, ठीक है। इसके अलावा ये रफिनी रिसेप्टर्स हैं, पेसिनियन कार्पसल्स हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं, जो लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सेंस करते हैं किसको, मैकेनिकल स्टिमुलस को। इसमें जॉइंट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस पड़ी हैं उसको, ठीक है, जॉइंट में जितनी भी स्ट्रेच फोर्स आ रही है, जो जॉइंट को सेपरेट करना चाह रही है या लिगामेंट को टियर करना चाह रही है, उसको सेंस करेंगे, ठीक है। जॉइंट के ऊपर जो पेन है उसको सेंस करेंगे, ठीक है। जॉइंट के ऊपर अगर टेंशन डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको सेंस करेंगे, ठीक है। जॉइंट की जो मूवमेंट है, 3 डायमेंशनल मूवमेंट है जो जॉइंट की, उसको सेंस करेंगे। और उस इन सब चीजों को सेंस करके कहां तक भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से रिस्पॉन्ड करेगा कि स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, वेदर इट विल बी मैक्सिमम, वेदर इट विल बी मॉडरेट, और वेदर इट विल बी मिनिमम, ठीक है। और वो क्या होनी चाहिए, क्या उसने मूवमेंट को स्टॉप करना है, क्या उसने मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, सही है। जहां पर लिगामेंट टियर होना शुरू होगा, वहां पर क्या कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से, कि मूवमेंट को स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। और जहां पर लिगामेंट टियर होने के चांसेस नहीं है, वहां पर क्या होगा, मूवमेंट को कंटिन्यू रखा जाएगा विद दैट कोऑर्डिनेटेड पैटर्न, ठीक है, मोमेंटम के साथ। ये नहीं कि कभी आपके स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है और कभी ज्यादा हो रही है, ऐसा तो नहीं ना होता, ठीक है। फटीग इज समथिंग एल्स, लेकिन जब आप भागना शुरू करते हो कहीं पर भी, ठीक है, तो आपकी एक प्रॉपर मोमेंटम होता है जिस पर आप भागते हो। समझ आ गई बात की, ठीक है। सो यहाँ पर सेम टू सेम जिस तरीके से हम लोगों ने टेंडन की बात की थी कि टेंडन में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है, इसी तरीके से आपके लिगामेंट्स में भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, जो कि बताता है कि जी कहाँ पर जाके आपका लिगामेंट टियर हो सकता है। टो रीजन वो है जहां पर आपके जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जैसे ही फोर्स आएगी, ठीक है, जितनी फोर्स अप्लाई होगी टो रीजन में, उतनी ही ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द टो रीजन जहां पर वेवीनेस होती है लिगामेंट्स में। लिगामेंट के फाइब्रोब्लास्ट जो फिब्रिल्स हैं या सब फिब्रिल्स हैं या फेसिकल्स हैं, इनमें क्या होती है, वेवीनेस होती है। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी लिगामेंट के ऊपर, तो लिगामेंट क्या कर लेगा, अपने आप को स्ट्रेटन कर लेगा, इन फाइबर्स को स्ट्रेटन कर लेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी। वो वेवीनेस से किसमें आ जाएगा, स्ट्रेटनेस की तरफ आ जाएगा। समझ आ गई बात की? सो दिस इज द टो रीजन। और इसके बाद आ जाता है लीनियर रीजन। लीनियर रीजन में क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस पड़ती है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन होती जाती है। टो रीजन में मिनिमम स्ट्रेस के साथ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो वेवीनेस डायरेक्टली किसमें चले जाते हैं, स्ट्रेटनेस में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लीनियर रीजन है, जो नेक्स्ट रीजन है, उसमें क्या होता है कि आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन है, जो स्ट्रेन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे ही डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जो जिसको हम लोग फेलियर रीजन बोलते हैं, और वहां पर क्या होता है कि स्लाइट सा भी अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो उसके बाद क्या होगा, लिगामेंट आपका टियर कर जाएगा। समझ आ गई बात की, ठीक है। टो रीजन है, लीनियर रीजन है और फेलियर रीजन है, ठीक है। एक्चुअली इंडिकेट करेगा किस तरीके से आपका लिगामेंट बिहेव करता है। उसके बाद विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। 3 किस्म की विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज एक लिगामेंट शो करता है। द वन इज क्रीप, द सेकंड इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड द थर्ड वन इज हिस्टेरेसिस, ठीक है। क्रीप क्या है? क्रीप वैसे कहते हैं किसको हम?
पे एक सरफेस होती है ना उसकी ऊपर नीचे डेल मान सकता नहीं, सर इसकी डेफिनेशन याद थी। अच्छा, सिंपली लिगामेंट के लिए जो क्रीप है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जैसे ही आपके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू होगा या लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू होगा, लिगामेंट उसके अगेंस्ट क्या करना शुरू कर देगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जैसे ही वो स्ट्रेस खत्म होगा, लिगामेंट अपनी उस डिफॉर्मेशन से वापस नॉर्मल स्टेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है कि सिंपली जब फोर्स लगती है तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, और जैसे ही फोर्स खत्म होती है तो वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। सेम टू सेम क्रीप भी ऐसे ही है। लिगामेंट की क्रीप क्या है कि जैसे लिगामेंट के ऊपर फोर्स लगना शुरू होगी, लिगामेंट अपनी शेप को चेंज कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही फोर्स खत्म होगी, लिगामेंट क्या करेगा, वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये इलास्टिक रीजन के अंदर जो भी शेप में चेंज आए और वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, दैट इज क्रीप। ठीक है, द सेकेंड वन इज क्रीप। आप सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्रीप की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, द सेकेंड वन इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि अंडर अ कांस्टेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, कि अगर लिगामेंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है, लेट्स से एक लिगामेंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है 5 न्यूटन की, और आप उस फोर्स को कंटिन्यू रखते हो थ्रू आउट सम टाइम। लेट्स से आप कह सकते हो कि आप उसको रखते हो 5 मिनट्स के लिए, 5 न्यूटन की फोर्स को आप अप्लाई करके रखते हो लिगामेंट पर 5 मिनट्स के लिए, तो लिगामेंट क्या करेगा, इनिशियली जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी, लिगामेंट अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, और डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ताकि उस फोर्स को क्या कर सके, बेयर कर सके और ट्रांसमिट कर सके और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके ऑन टू द बोन। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या करता है, लिगामेंट जो डिफॉर्मेशन लेकर आया होता है, ठीक है, उस डिफॉर्मेशन, पहले तो वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन करता है ना 5 न्यूटन फोर्स के रिस्पांस में, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर वो स्ट्रेस फोर्स कंटिन्यू है तो वो अपनी डिफॉर्मेशन को, अपनी टेंडेंसी को कि वो अपनी शेप को चेंज करके रखे, उसको क्या कर लेता है, मिनिमाइज करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, कांस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अपनी डिफॉर्मेशन को कांस्टेंट रखते हुए वो क्या करना शुरू कर देता है, जो स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना शुरू कर देता है, मिनिमाइज करना शुरू कर देता है। मतलब कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। एक स्ट्रेस अप्लाई हुआ, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम जब लिगामेंट को पता चल गया इस फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई हो रही या नहीं अप्लाई होगी, तो वो क्या करेगा, अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर देगा, लेकिन अपनी डिफॉर्मेशन को कांस्टेंट रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। बात की समझ आ रही है? अब इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, लेट्स से एक छोटा सा बच्चा है, वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो लेट्स से पहले वो खींचने की कोशिश करता है, तो मुझे होगा कि मैं जरा पावर से या उसको रोकने की कोशिश करूं, मैं अपना हाथ जरा जोर से पकड़ूंगा। ठीक है, और जब मुझे पता चल जाएगा कि इसमें इतना ही जोर है, तो फिर क्या होगा, मैं उसको उतनी ही फोर्स के साथ अपोज करूंगा जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फोर्स अपनी ज्यादा नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, वो ज्यादा कर सकता है। तो सेम इसी तरीके से क्या है कि वो लिगामेंट्स भी क्या करते हैं कि जैसे उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, सबसे पहले तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर दैट पीरियड, अगर वो फोर्स जो है वो कंटिन्यू रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो वो अपनी डिफॉर्मेशन को वैसा ही रखेंगे, लेकिन जो स्ट्रेस पड़ रही है लिगामेंट के ऊपर वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। समझ आ गई बात की? ठीक है, अच्छा, नॉर्मल चेंजेस क्या आती हैं लाइफ में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मेल एंड फीमेल के जेंडर में डिफरेंस, के मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस हो सकता है लिगामेंट की, आप कह लो कि इंजरी में, या किस में ज्यादा कॉमन है और किस में लेस कॉमन है। तो वो कहते हैं जो प्री प्यूबर्टी मेल या फीमेल्स हैं उनमें इक्वल चांस होता है, उनमें इक्वल स्ट्रेंथ होती है लिगामेंट्स में, वो चाहे बॉडी का कोई भी लिगामेंट हो,
प्री प्यूबर्टी मेल और फीमेल में इक्वल चांसेस हैं, ठीक है, और इक्वल स्ट्रेंथ है, इक्वल चांसेस हैं इंजरी के, इक्वल स्ट्रेंथ है। किसी का ये नहीं कह सकते कि बॉयज में ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और गर्ल्स में कम होगी। लेकिन वो कहता है आफ्टर प्यूबर्टी जो फीमेल्स होती हैं उनमें 3% चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इंजरी के, ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्सेस एग्जिबिट हो रही हैं या जो फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं वो एज कंपेयर टू मेल्स डिफर करती हैं। जैसे मेल्स का ये सिर्फ किसकी वजह से है, काम की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से। वो कहता है कि जो मोबिलिटी है और इमोबिलिटी है इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके लिगामेंट की थिकनेस के ऊपर। अगर आप मोबाइल हो, ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म करें तो आपके लिगामेंट की थिकनेस क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। लेकिन वो कहता है कि अगर आप इमोबाइल हो, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो वही लिगामेंट की थिकनेस क्या करना शुरू कर देगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो कहता है कि मेल और फीमेल में भी ये जो डिफरेंस आता है ये सिर्फ उनकी ऑक्यूपेशन की वजह से या जिनमें वो एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज में मेल्स इन्वॉल्व हैं उनमें फीमेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, जैसे फुटबॉल्स में मैक्सिमम जो फुटबॉल्स हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है उसमें आपके हार्मोन्स का, ठीक है। एस्ट्रोजन का इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है जितना टेस्टोस्टेरोन का है ऑन दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टू मेंटेन देयर न्यूट्रिशन और टू मेंटेन देयर थिकनेस, ठीक है। समझ आ गई बात की? उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ACL इंजरी की, कि फीमेल्स में 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी इंजरी चांसेस आफ्टर प्यूबर्टी एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। पैथोलॉजी की हम लोगों ने बात की थी कि जैसे ही इंजरी होगी, ठीक है, वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाएगी लिगामेंट्स की, ठीक है, और लिगामेंट अपने ही सेम टिश्यू से रिप्लेस नहीं होता, बल्कि लिगामेंट किससे रिप्लेस होता है, विद अ स्कार टिश्यू, विद अ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट जरूर होंगे लेकिन वो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि इस पोर्शन पे ही दोबारा इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे या री इंजरी की अक्रेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियली ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहती है, लेकिन आफ्टर डेथ फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू ब्लड सर्कुलेशन क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डेड क्रॉस लिंकेजेस, जो क्रॉस लिंकेजेस भी बनते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जो आप लोगों का जैसे मैंने एनाटॉमी की बात की थी लिगामेंट की, लिगामेंट में फाइब्रोब्लास्ट है और फाइब्रोब्लास्ट क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स भी बना रहे हैं और कोलेजन फाइबर्स भी बना रहे हैं। तो मैट्रिक्स में आगे प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं और फिर आगे से कोलेजन फाइबर्स होते हैं, सही है ना, यही बताया कि जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटियोग्लाइकन होता है उसको डेकोरिन कहते हैं, ठीक है, सही है। तो डेकोरिन जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके क्रॉस लिंकेजेस के अंदर, किसकी, कोलेजन फाइबर्स की, मतलब जो कोलेजन फाइबर्स को जो मैक्सिमम लिंकेज दे रहा है रिजिडिटी के साथ, ठीक है, प्योर स्ट्रेंथ के साथ, वो क्या है, वो प्रोटियोग्लाइकन है, मतलब वो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन कोलेजन फाइबर्स की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को या इनकी जो 1-to-1 क्या है अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोटियोग्लाइकन। लेकिन वो कहता है कि जैसे ही कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो उसमें आपके जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है या जो अटैचमेंट है एक कोलेजन फाइबर की विद द अदर कोलेजन फाइबर, वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाइपोवेस्कुलरिटी एक वजह है, ठीक है, एक वजह क्या है कि फाइबर्स की अरेंजमेंट ऐसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड फाइबर्स की अरेंजमेंट है। तीसरी क्या वजह है कि जो प्रोटियोग्लाइकन इन्वॉल्व था इनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, इनके अटैचमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वो उतनी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है, समझ आ गई, जिसकी वजह से री इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। हीलिंग 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है लिगामेंट की, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जो लिगामेंट बोन से ओरिजिनेट होकर बोन पर अटैच हो रहा है, ठीक है, उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी इंजरी भी क्या होगी, आइसोलेटेड किस्म की होगी, ठीक है। एक आइसोलेटेड है, एक कंपाउंड इंजरी है। कंपाउंड इंजरी क्या है कि जिसमें लिगामेंट अटैच हो रहा है विद अदर सॉफ्ट टिश्यूज, लेट्स से कैप्सूल्स,
ठीक है, अगर वो कैप्सूल के साथ अटैच हो रहा है, अगर वो टेंडन की किसी शीट के साथ अटैच हो रहा है, तो वहां पर अगर लिगामेंट इंजर होगा तो वो अपने साथ साथ कैप्सूल को भी इंजर करेगा और टेंडन की शीट को भी इंजर करेगा। ठीक है, तो वहां पर चांसेस क्या हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी इंजरी ज्यादा सीवियर होगी। ठीक है, और उसकी हीलिंग उतना ही ज्यादा टाइम लेगी, उसकी रिहेबिलिटेशन उतना ही ज्यादा टाइम लेगी। समझ आ गई बात की? जो सेकंड फैक्टर है कि कुछ लिगामेंट जो है वो ज्यादा अच्छा हील करते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, कौन से लिगामेंट्स ऐसे हैं जो कि अच्छा हील करते हैं? ठीक है, लेकिन लेट्स से लोअर एक्सट्रीमिटी में ऐसा कौन सा लिगामेंट होगा जिसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी होगी? वो तो लिगामेंट की मैं बात करूं कि कौन सा लिगामेंट ऐसा होगा जिसकी हीलिंग ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू लिगामेंट? क्रूशिएट लिगामेंट्स। क्रूशिएट, एसीएल और पीसीएल में भी डिफरेंस है। ठीक है, एमसीएल और एलसीएल में भी डिफरेंस है। ठीक है, अब एसीएल के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, इंजरी के, और एसीएल की हीलिंग स्लो है एज कंपेयर टू पीसीएल। पीसीएल ज्यादा अच्छा हील कर जाता है एज कंपेयर टू एसीएल इंजरी। ठीक है, समझ आ गई बात की? ठीक है, सो देर दैट्स व्हाई लिगामेंट्स जो हैं वो कुछ अच्छे हील कर जाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, और जो थर्ड है कि फेलियर ऑफ द रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, लेट्स से ग्रेड 3 की इंजरी है। ग्रेड्स तो आपको पता है ना, ग्रेड 1 2 3 क्या है। ठीक है, मैंने इसलिए ग्रेड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। ग्रेड 3 की इंजरी है, अगर आपने उसमें सर्जरी परफॉर्म की है और वो सर्जरी उतनी अच्छी नहीं रही, सक्सेसफुल नहीं रही, तो फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली फेल हो जाएगी, उसमें भी हीलिंग क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती रहेगी। समझ आ गई बात की? तो ये 3 से 4 फैक्टर्स हैं जो कि लिगामेंट की हीलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेड 1 और 2 के लिए हम लोग यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यूज करेंगे। जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या किसके ऊपर होगी कि स्टार्ट में हम लोगों ने हीलिंग को इंप्रूव करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, हीलिंग को प्रोग्रेस करना है। ठीक है, हीलिंग की स्पीड को इंक्रीज करना है एज कंपेयर टू द इन्फ्लेमेशन को हमने सबसाइड करने की कोशिश करनी है। अब सबको पता है इन्फ्लेमेशन को कैसे सबसाइड किया जाता है, वही सेम मैकेनिज्म्स हैं। कूलिंग कर सकते हैं, आइसिंग के थ्रू कूलिंग करेंगे। ठीक है, आप लोग कंप्रेशन बैंडेजेस दे सकते हो, एलिवेशन कर सकते हो। ठीक है, सही है, ये सिंपली एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म करके क्या कर सकते हो, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर सकते हो। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट करोगे। ठीक है, और लिगामेंट को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो लिगामेंट कैसे स्ट्रेच होगा? ऑब्वियसली जब वो आप एक्टिविटी परफॉर्म करवाओगे। अब जैसे लेट्स से एसीएल है, एसीएल ने टिबिया की एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, मैं टिबिया की अगर फ्लेक्शन करवाता रहूं तो क्या एसीएल की रिहेबिलिटेशन हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, टिबिया की हाइपर एक्सटेंशन के ऊपर फोकस करना, मैंने हील स्ट्राइक के ऊपर फोकस करना, क्योंकि हील स्ट्राइक में हाइपर एक्सटेंशन होगी नी की, या नी एक्सटेंडेड पोजीशन में जाएगा। मुझे नहीं उससे फ्लैट फुट में क्या हो रहा है, ठीक है, या स्विंग फेस में क्या हो रहा है, मुझे किस चीज पर गर्ज रहेगी एसीएल में, हील स्ट्राइक कैसी है। ठीक हो गया, समझ आ गई कितनी अच्छी हील स्ट्राइक होगा। जितनी अच्छी हील स्ट्राइक करेगा उतना ही वो जो लिगामेंट के फाइबर्स हैं वो उस फोर्स के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई बात की? इसके अलावा अगर आपने जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो फिर इसके अलावा आप हैमस्ट्रिंग्स को भी वो फोकस कर सकते हो, आप काफ मसल्स को भी फोकस कर सकते हो जो जॉइंट्स को क्रॉस कर रहा था। समझ आ गई बात की? ठीक है, एंड लास्ट वन इज के जितने भी लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स होते हैं हम उनके लिए प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग जरूर करवाते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग किसके ऊपर हो सकती है? अनइवन सरफेस के ऊपर, बॉल के ऊपर, वोबल बोर्ड के ऊपर हम लोग क्या करवा सकते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग करवा सकते हैं। समझ आ गई बात की? ठीक है, स्लोप्स के ऊपर करवा सकते हैं। ठीक है, पहले अपवर्ड स्लोप हो फिर डाउनवर्ड स्लोप हो। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप पर चलना है, अपवर्ड स्लोप पर चलना है, तो वो क्या हो गया, अपनी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग हो जाएगी। अनइवन सरफेसेस के ऊपर चलना है, वो भी क्या है, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग है। समझ आ गई बात की? ठीक है,
तो लोअर एक्सट्रीमिटी में जिनकी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग नहीं होगी वहां पर री इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। एंकल स्ट्रेन हुआ है, ठीक है, तो बाद में भी एंकल स्ट्रेन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। एंकल स्ट्रेन ज्यादातर अनइवन सरफेस के ऊपर होता है ना, या आप फॉल कर दिए हो, ठीक है, या आपके एंकल के ऊपर कोई फॉल कर गया, ठीक है, तो होते हैं ना चांसेस ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही ना एंकल स्ट्रेन के अनइवन सरफेस के ऊपर। Yes, तो अगर sir. आपने उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग नहीं करवाई अनइवन सरफेस के ऊपर ही, तो दोबारा आप कभी अनइवन सरफेस के ऊपर जाओगे तो दोबारा से वो क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाकई प्रोप्रियोसेप्शन आएगी नहीं, जॉइंट को सेंसेशन ही नहीं आएगी कि जी यहाँ तो अनइवन सरफेस है, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है, समझ आ गई बात की। सो लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं किसके ऊपर, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग के ऊपर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर ये क्लास का लिंक नहीं आता हमें। वो अब मैं दोबारा आपको ऐड करता हूँ हसनैन, मुझे अभी जी आपकी सर, मेल थैंक यू। आई। थैंक यू हाँ, सर, वो ऐड सर सारे लेक्चर और नहीं ना, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें। ठीक है, वो ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इसमें मुझे भी ऐड करते हैं। सर मुझे भी कर दे, मुझे भी नहीं आता। बताओ अपनी ईमेल आईडी। S2016 S2016 241039 241039 F2017 F2017 24 24 1156 1156। सर हमारा पेज करो। 6 लेक्चर्स के बाद 6 lecture 5 for lunch. Next lecture morning. 5. सर क्विज ऑनलाइन होगा कि ऑन कैंपस होगा? बेटा ऑन कैंपस होगा, इसको जाके धो लेना। सर हम निकल आए, हम उस फेज से निकल आए अपनी। नहीं बेटा, ध्यान से। सर क्योंकि हम लोग को ऑप्शन तो यही दी थी ना कि आप लोग के सिर्फ मिड्स और फाइनल्स होंगे और बाकी जो है सारा ऑनलाइन होगा। हाँ जी बेटा, लेकिन ये असेसमेंट जितनी भी होंगी वो सारी ऑन कैंपस से नहीं होंगी, ठीक है। मैंने कहा सर क्योंकि यही था ना कि क्विजेस और जितनी भी हैं वो सब की सब वो ऑनलाइन दे दो। किसमें? सर पहले जो ईमेल आई हुई है ना डायरेक्टर की, उसमें यही लिखा हुआ था कि आपकी सेशनल एवेल्युएशंस जितनी है वो सारी की सारी आपकी ऑनलाइन होंगी और मिड्स और फाइनल्स आपके ऑन कैंपस होंगे। वो रह के जाता है उसमें, सिर्फ क्विज रह जाता है, असाइनमेंट होगी नहीं अब। अच्छा मेरी बात सुनो, असाइनमेंट अब होनी नहीं है, क्यों? क्योंकि जी वाइवा आ जाएगा, ठीक है, और मिड भी आ जाएगा। तो मिड 20% का मिड, वाइवा 20% का, 40% का फाइनल, 80% हो गया, ठीक है।
बाकी पीछे 10%। क्लास पार्टिसिपेशन क्लास पार्टिसिपेशन के भी तो 10% है ना, 10% क्लास नहीं 5 लगे ना, 5 असाइनमेंट के रखे, 5 लिखी के ना। सही है, 5 सर ये क्लास पार्टिसिपेशन के तो 10 मार्क्स सर नहीं से तो बच्चों को मार्क्स करते हैं। आप बोले थे, आप लोग मिले थे, आप लोगों ने सांस लिया था सर। 5 करते हैं, 5 के असाइनमेंट आपने सब एक सर आप 6 महीने तक काट लिया क्लास पार्टिसिपेशन के। सर फिर आपने पूरे 10 के 10 सर पहले चलो असाइनमेंट काट लेना। ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते हो। मुझे अपनी आप लोग अटेंडेंस बुक कर दें।